हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 फ्रिक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में बेसिकली हम ये डिस्कस किए थे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप की होती है। साथ ही साथ हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिटेल से वहाँ पर हम सीखे थे। यदि आप लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर 1 के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर पूरा बात हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, पूरा डिटेल से वहाँ पर सेपरेट पूरा डिटेल से वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लेक्चर 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर 2 का वीडियो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लेक्चर 2 में लेक्चर 1 से रिलेटेड ही बात होगी। तो अभी हम ये देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ, किस प्रकार से ग्राफ में स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, बेसिकली हम कल के वीडियो में तो हम बेसिकली ये सीख ही चुके थे कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ये ग्रेटर देन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के। तो इसी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बॉडी लिया हूँ, इसी बॉडी को पूरा ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके किस प्रकार से बॉडी का स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम का एक बॉडी है जिस पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी एफ फोर्स कितना न्यूटन लगा, अभी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। जैसे जैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस है, तो इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 दिया गया है और इसी सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एफ लिमिटिंग फाइंड आउट करूँगा। एफ लिमिटिंग ये बताता है कि आपका बॉडी कब मूवमेंट स्टार्ट करना चालू कर देगा। देखो, एफ लिमिटिंग की फॉर्मूला होती है न्यू एस इंटू नॉर्मल। हमें दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, नॉर्मल की वैल्यू हमें मिला 30 न्यूटन, है ना। यहाँ पर 3G ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ की सेंटर की ओर, तो यहाँ पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 3G के। G की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10, है ना, 9.8 समथिंग 10। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें कितना मिल गया, 30 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन के जगह पर हम 30 न्यूटन यहाँ पर पुट अप कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, हमें एफ लिमिटिंग की वैल्यू 9 न्यूटन मिला। कितना मिला, 9 न्यूटन। एफ लिमिटिंग बोलो चाहे इसी को आप स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बोलो, एफ एस मैक्सिमम और एफ लिमिटिंग इक्वल होता है, हम तो कल सीख ही चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, चलो अब ना मैं फोर्स को 1 न्यूटन लगाया। कितना न्यूटन लगाया, यहाँ पर मैं फोर्स को 1 न्यूटन किया। कितना न्यूटन किया, 1 न्यूटन। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पर देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग होता है, कल हम सीखे थे। इसलिए पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिए यदि आप पार्ट 2 में नए जुड़े होंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 9 न्यूटन है। इस कंडीशन में जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को 3 किलोग्राम मास को मैं 1 न्यूटन से खींचा, आगे नहीं बढ़ पाइए, आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब क्या है, पीछे की ओर कोई ना कोई फ्रिक्शन एक्ट किया। कौन सा फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो पीछे की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन लगा होगा, 1 न्यूटन। क्योंकि हम जानते हैं भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो अपने आप को एडजस्ट करती है, अपने आप को एडजस्ट करना जानती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पक्का ना, अब ऐसा तो नहीं भाई मैं 1 न्यूटन का लगाया फिर भी बॉडी आगे नहीं बढ़ी और एफ लिमिटिंग 9 न्यूटन है। तो आपका सवाल होगा कि भैया पीछे की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए बॉडी को। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई कि फ्रिक्शन फोर्स में इतनी है कि आप पीछे की ओर शिफ्ट कर लेगा बॉडी को, इस कंडीशन में नहीं। तो इसका मतलब है बॉडी मूवमेंट नहीं की तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, एडजस्ट करती है अपने आप को। कितने न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर पाएगी, मैक्सिमम 9 न्यूटन तक। चलो, मैंने और फोर्स को थोड़ा बढ़ाया, और फोर्स को थोड़ा बढ़ाया, 1 के प्लेस में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने देखा बॉडी फिर भी आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब पीछे की ओर फिर से कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन एक्ट कर रहा होगा? 2 न्यूटन। इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी नहीं बढ़ी, तो कंफर्म हो गया बॉडी को इधर कोई ना कोई खींच रहा है। कौन सा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इधर 2 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी एडजस्ट हो गया, कितना न्यूटन बन गया? 2 न्यूटन। तो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। इसी प्रकार मान लेते हैं मैं यहाँ पर 8 न्यूटन फोर्स लगा दिया। कितना न्यूटन? 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी आगे बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। इसका मतलब बॉडी को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन का लगा होगा? 8 न्यूटन का ना। यही स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट हो जाता है आपके लगाए गए फोर्स के द्वारा। ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन का। दिमाग मेरा जैसे सर का मैं लगाया भाई 9 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का? 9 न्यूटन का जैसे फोर्स लगाया, बॉडी फिर भी आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब अब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं 9 न्यूटन का फोर्स लगाया तो पीछे की ओर मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन का लगा? 9 न्यूटन का। बॉडी मूवमेंट स्टार्ट नहीं की है, लेकिन हाँ अब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ चुकी है। यानी कि अब मैं 9 न्यूटन हमारा लिमिटिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 9 न्यूटन है। 9 न्यूटन तक ही ये रोक पाया। अब जैसे मैं 9 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा, यानी कि यदि मैं 9.1 न्यूटन फोर्स लगा दिया इस बॉडी पर, तो ये बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? बॉडी मोशन में आ जाएगी। अभी यहाँ पर जो बॉडी पर 9 न्यूटन का फोर्स मैं लगाया हूँ 9 न्यूटन का फोर्स लगाया हूँ, तो बॉडी पर एफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तक 9 न्यूटन तक खींचा, ये पीछे को खींचा। बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में आ चुकी। बॉडी अब मोशन करने के लिए पूरा तरह से रेडी हो चुका है। बस बॉडी इंतजार कर रहा है कोई ना कोई हल्का सा और धक्का मारे मैं मोशन में आ जाऊंगा। जैसे बॉडी मोशन में आ गया, वैसे बॉडी पर कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लेक्चर नंबर 1, तो जाकर आप देख लीजिए उसे। भैया आप ग्राफ में कैसे शो करेंगे भाई? देखो तो ग्राफ में देखो, इधर मैं अप्लाइड फोर्स को शो किया हूँ एक्स एक्सिस में, और इस तरफ हम शो किए हैं अपना प्यारा सा फ्रिक्शन फोर्स को। जैसे इस कंडीशन में मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी पर पीछे की ओर 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा था ना, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहे थे। जैसे भाई मैं बॉडी पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था, बॉडी बढ़ी थी? नहीं बढ़ी थी। क्यों नहीं बढ़ी भाई? फोर्स लगाने पर पीछे की ओर उतना है मैग्नीट्यूड का स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट किया। तो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी भी कितना न्यूटन का फोर्स लगाई होगी? 2 न्यूटन का। इसी प्रकार मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 9 न्यूटन, जिसे हम एफ लिमिटिंग कहते हैं, एफ लिमिटिंग। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यही हमारे पास क्या है? एफ लिमिटिंग है। यानी कि यही स्टैटिक फ्रिक्शन का हमारे पास मैक्स वैल्यू है ना। तो बॉडी पर 1 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन। बॉडी पर 2 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन। बॉडी पर 3 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बॉडी देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पास है? ये 9 न्यूटन। यस और नो? यही है ना स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना न्यूटन तक जा सकती है? 9 न्यूटन तक जा सकती है। यहाँ पर देखो, तुमने ना जितना फोर्स लगाया, जितना अप्लाई किया, उतना तुम्हें ऊपर की ओर मिला कि नहीं मिला? यानी कि कितना डिग्री पर होता भाई ये केस? 45 डिग्री पर। नहीं हुआ क्या? हम पढ़े थे ना फंक्शन y = x, आइडेंटिटी फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक ओरिजिन से जाती है और 45 डिग्री के एंगल बनाती है, क्योंकि तुम जितना आउटपुट देते हो उतना इनपुट मिलता है। जितना तुम इनपुट देते हो उतना क्या मिलता है? और x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू 1 मिलती है, x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू 2 मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। जितना इनपुट देते हो उतना ऊपर की ओर आउटपुट मिलता है। हमें भी तो यही केस मिला ना। जितना मैं अप्लाई किया 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन अप्लाई किया 2 न्यूटन, मैं 9 न्यूटन अप्लाई किया तो कितना न्यूटन मिला?
तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि जैसे 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 हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि हम सीख रहे हैं कि यदि आप फोर्स को बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है? बढ़ता है। कब तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा? अपना मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि एफ लिमिटिंग तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाना। जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाया भाई 8 न्यूटन तक, कितने न्यूटन तक बढ़ाया? 9 न्यूटन तक बढ़ाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन तक बढ़ गया, अपना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हल्का सा ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, यानी कि मैं 9 न्यूटन से आगे बढ़ा, यानी कि मैं 10 न्यूटन बढ़ गया। कितना न्यूटन बढ़ गया? 10 न्यूटन जैसे बढ़ा, या तो मैं 9.1 न्यूटन का फोर्स जैसे लगाया, बॉडी मोशन में आ जाएगी, लगा दो। जैसे मैं बॉडी पर क्या लगाया? 10 न्यूटन लगा दिए। चलो तुम 9.1 भी लगाओ चलेगा, मैं 10 न्यूटन लगाया, अब बॉडी मोशन में आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 9 न्यूटन है और मेरे द्वारा लगाया गया अप्लाई फोर्स 10 न्यूटन है, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स तो भाई इधर ही है, यानी बॉडी मोशन में आ गई। अब बॉडी पर एक्सेलरेशन आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी? आ गई होगी। बॉडी पर कितना नेट फोर्स काम कर रहा है? 1 न्यूटन, क्योंकि तुमने अप्लाई किया 10 न्यूटन, पीछे की ओर लिमिटिंग फ्रिक्शन 9 न्यूटन, तो कितना न्यूटन? 1 न्यूटन। यस और नो? चलो अब ध्यान दो, अब बॉडी पर कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। और हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई हम, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये लेस देन होती है एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। नहीं होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? अब यहाँ पर जैसे मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? हल्का सा नीचे गिरेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो जैसे जैसे देखो, तो हल्का सा फोर्स को जैसे मैं आगे बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा? और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है उसके बाद? कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो देखो भाई, देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बॉडी पर जैसे 10 न्यूटन लगाया, बॉडी पर अब लिमिटिंग फ्रिक्शन खत्म, लिमिटिंग फ्रिक्शन का खेल खत्म। बॉडी पर क्या आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है और वो कांस्टेंट हो जाती है। एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चाहे तुम कितना भी फोर्स लगा दो बॉडी पर। तुम खुद देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तो सही था, एफ लिमिटिंग था। जैसे मैं फोर्स को हल्का सा और बढ़ाया 10 न्यूटन, तो बॉडी का जो फ्रिक्शन था लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ कि नहीं हुआ? और यही मेरा क्या है? ये सब यही मेरा क्या है? यही मेरा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। यस और नो? और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? देखो, नहीं हुआ क्या? 10 न्यूटन का फोर्स है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हुआ कि नहीं? देखो गिर गया ना काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर नहीं गिरा क्या? कितना भी आ गया, अब कितना भी फोर्स तुम बढ़ा लो, कितना भी फोर्स बढ़ा लो, बॉडी मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारा कांस्टेंट है। जितने पॉइंट पर ये होगा उतने पॉइंट पर इसो जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि यहाँ पर तुम्हें जो मिला ये वाला पॉइंट, ये क्या तुम्हारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ तक क्या था तुम्हारे पास? यहाँ तक तुम्हारा क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था कि नहीं? स्टैटिक फोर्स बढ़ाए फ्रिक्शन बढ़ा, यहाँ पर बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, मोशन के कंडीशन में आ गई, जिसे हम एफ लिमिटिंग बोले। अब हल्का सा फोर्स को जैसे और बढ़ाया मैं तो बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई। बॉडी जब मोशन में आती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से गिर जाती है और फिर कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन से बॉडी आगे बढ़ती रहती है। अब बॉडी पर 10 न्यूटन लगाया तो बॉडी पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा भाई? म्यू के इंटू एन होगा। म्यू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.2 न्यूटन। कितना है म्यू के की वैल्यू? 0.2। और नॉर्मल हमारे पास है 30। तो यहाँ पर हमें कितना मिला? 6 न्यूटन। क्या मिला? यानी बॉडी मोशन में आ गई है भाई, तो बॉडी पर अब इधर क्या लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन? 6 न्यूटन। कितना न्यूटन? 6 न्यूटन। तो बॉडी जो है कितने नेट फोर्स से आगे बढ़ रही होगी? 4 न्यूटन की नेट फोर्स से आगे बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया? देखो तुम, कितना आया?
6 न्यूटन आया कि नहीं आया। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास 10 न्यूटन था और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना में आ गया, कितना में आ गया, 6 न्यूटन में आ गया। मैं यहाँ पर ग्राफ ऐसी नॉर्मल बनाऊँ, अगर तुम चाहते हो तो इसमें वास्तव में इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो फ्रिक्शन को कहाँ तक गिरा दोगी तुम, 6 न्यूटन तक गिरा। नहीं गिरा क्या फ्रिक्शन तुम्हारा, गिरा कि नहीं गिरा, गिरा। अब तुम देखो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन 9 न्यूटन है और तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन है, 6 न्यूटन, और गिरेगा 6 न्यूटन तक हल्का सा ना यहाँ तक। ये देखो ये कौन सा फ्रिक्शन है तुम्हारा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन है, लेस है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और कांस्टेंट है। अब देखो तुम फोर्स को अब 50 न्यूटन बढ़ा लो, तुम फोर्स को 11 न्यूटन कर दो, कितना कर लो, 11 न्यूटन कर लो। फोर्स को अगर 11 एक बार मोशन में आ गए, फोर्स को बढ़ा लो 11 न्यूटन, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और नॉर्मल पर डिपेंड करता है। नॉर्मल तो सेम है 3 किलोग्राम बॉडी के लिए 30 न्यूटन, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी तो सेम है। तुम 12 न्यूटन बढ़ाओ, 13 न्यूटन, 14, 15, कितना भी फोर्स आगे बढ़ा लो, आप मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज बी कांस्टेंट। देखो काइनेटिक देखो फोर्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, फिर भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना न्यूटन है, 6 न्यूटन। फोर्स को 12 न्यूटन बढ़ा दिए, काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी कितना है, 6 न्यूटन। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ। कोई पूछेगा कौन ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन और कुछ नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, समझ पा रहे हो। ग्राफ धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया, फोर्स बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा 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 और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया। हल्का सा फोर्स लगाया, बॉडी किस में आ गई, मोशन में। जैसे बॉडी मोशन में आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू गिर जाती है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन में बन जाती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, बॉडी मोशन में आ गई तो। क्लियर है इतनी बात। चलो ग्राफिकल अप्रोच से तो हम समझ चुके हैं, है ना। और पार्ट 1 वाला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी हम जान चुके हैं ना, क्योंकि उसी से मिलता जुलता पूरा यहाँ पर सिनेरियो हम देखे हैं। अब हमारा अगला हेडिंग होगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिखो, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कितने टाइप का होगा भाई, 2 टाइप का काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। पहला तो होगा हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, पहला होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा हमारे पास होगा रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। एक होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब सिंपल है यार, कोई भी चीज़ स्लाइड कर करके चलती है ना। जैसे ये देखो, अब देखो ये क्या हो रही है, पूरा स्लाइड करके चल रही ना, तो ये बॉडी और इसका सरफेस की भी जो भी फ्रिक्शन काम कर रहा है भाई, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। अगर बॉडी और तुम्हारा सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करके चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइड। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी का पूरा पार्ट आता है। देखो बॉडी का जितना सरफेस है नीचे वाला स्लाइड करने वाला, पूरा पार्ट सरफेस के कंटेंट में है कि नहीं। देखो स्लाइड करेगी तो होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का टाइप हुआ कि नहीं हुआ भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मोशन में आना चाहिए, तो बॉडी तो मोशन में है, लेकिन बॉडी कैसा मोशन है, स्लाइड करती हुई मोशन में, है ना। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, बॉडी इसमें स्लाइड कर करके चलती है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी लुढ़क लुढ़क के चलती है। जैसे कि आप एक गेंद को, एक बॉल को छोड़ दो ऐसे फर्श पर, बॉल क्या करेगा, लुढ़क लुढ़क के चलेगा। बॉल ऐसे स्लाइड कर देगा क्या, बॉल ऐसे स्लाइड करेगा, बॉल नहीं करता, बॉल लुढ़क लुढ़क कर आगे बढ़ता है। मान लो ये हमारा बॉल होगा, तो बॉल ये हो गया बॉल, बॉल को छोड़ोगे तो बॉल कुछ समय बाद यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लुढ़क लुढ़क के नहीं आएगा, क्या आएगा ना। तो बॉल इसमें कैसे बढ़ता है, लुढ़क लुढ़क कर आगे बढ़ता है ना। और एक बात बताओ यार, यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और कोई भी बॉडी जो है सरफेस पर क्या हो रही है, सरफेस पर
कोई बॉडी सरफेस पर क्या हो रही है भाई, स्लाइड कर रही है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, स्लाइडिंग पर। तुम देखो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, कुछ सोचो। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी का पूरा जितना बॉडी स्लाइड करे पूरा पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखो रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी का देखो केवल एक पॉइंट आ रहा है कांटेक्ट में, या सुनो एक पॉइंट आता है ना बॉडी का, फिर बॉल आगे बढ़ी होगी तो शायद यहाँ का एक पॉइंट आगे हो गया, फिर बॉल आगे बढ़ी तो ये पॉइंट आगे हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट बस ही हमारा सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है, तो कंफर्म है यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, समझ नहीं आ रहा। देखो पुराना ख्याल की बात करें, जब बात करते हैं हम लोग आदि मानव काल की मान लेते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते, पहले कोई भी सामान को ले जाना होता था, मान लो उन लोग पत्थर को ले जाना होता था, किसको ले जाना होता था, ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्थर थे, क्या थे, पत्थर हैं, तो लोग पत्थर को ले जाना होता था, क्या करता था, पत्थर को ले जाना होता था तो लोग ऐसे खींच के ले जाते थे, पत्थर को क्या ले जाते थे, ऐसे पत्थर को किसी में रखते थे और ऐसे खींच के ले जाते थे कि नहीं ले जाते, ऐसे तो खुद सोचो बहुत बड़ा पत्थर है और तुम ऐसे खींच के ले जा रहे हो, ऐसे समझो, ऐसे ये पत्थर है ना, बड़ा सा पत्थर, और इसे तुम खींच के ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, खींच के ले जा रहे हो, तो तुम पत्थर को खींच के ले जाओगे तो यहाँ पर बॉडी स्लाइड कर रही कि नहीं कर रही है, तो बॉडी पर कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, बॉडी को रोकने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, और बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर फिर मैं यहीं पे दिमाग लगाया कि मैं यहीं पे दिमाग लगाया कि मैं ऐसा कुछ ले लिया लकड़ी सा बड़ा सा, और यहाँ पे मैं दो पहिया लगा दिया, क्या लगा दिया मैं, दो पहिया लगा दिया, क्या लगा दिया, दो पहिया, और इसलिए वो रस्सी बांध के अब मैं खींचने लगा, और तुम इसमें कितना भी वजन कर दो तुम इस पर, अब खींचोगे तो क्या आराम से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, आराम से ले जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, अब आराम से ले जा सकते हो, है ना। पुराने आज भी जब खेतों में काम करते किसान तो बैलगाड़ी का यूज़ करते कि नहीं करती हैं, कैसे स्लाइड करते सामान को लाते हैं, बैलगाड़ी के जरिए लाते हैं, क्योंकि बैलगाड़ी में क्या होता है, वहाँ पर जो रोलर होता है वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन आता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि सारा पार्ट नहीं आया पूरा सरफेस के कांटेक्ट में, है ना, इसी वजह से हमारा साइकिल भी क्या गोल बना होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, साइकिल पहिया गोल बना देते तो रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, गाड़ी का पहिया, कार का पहिया, रोलिंग फ्रिक्शन आता कि नहीं आता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाते, फ्रिक्शन कम होती है तो फ्यूल की बचत भी ज़्यादा होती है, हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, यस और नो। तो ये फ्रिक्शन का एक आइडिया भी ले लिया यहाँ पर, है ना। एक बात बता रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ऐसा, रोलिंग फ्रिक्शन का ना फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और तुम जानते हो यार एक बात, लोग गाड़ी में बॉल बीरिंग लगाया जाता है, जानते हो ना, छर्रा, जिसको हम छर्रा बोलते हैं, छोटा छोटा होता है ना, गाड़ी में बॉल बीरिंग नहीं होता है, ऐसे छर्रा टाइप का होता है, तुम देखे होंगे, है ना, ऐसे नहीं होता क्या छर्रा, गाड़ी में ऐसा रहता है ना, बॉल बीरिंग, तो क्या करता है वो फ्रिक्शन को कम करता है। यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन आता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम करने के लिए यहाँ पर बॉल बीरिंग का गाड़ी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना बस जानकारी के लिए, ऐसे तो है ना, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है इसका फॉर्मूला होता है भाई, देखो नॉर्मल अपॉन रेडियस, क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल अपॉन रेडियस के, याद रखना। जैसे कि हम पढ़े थे ना यार अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। लेकिन जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल अपॉन रेडियस के। अब रेडियस क्यों आया होगा सोचो ना भाई, क्योंकि अभी रोलिंग फ्रिक्शन में क्या आ गया, सर्कल का केस आ गया कि नहीं, बॉडी रोल कर रही है ना वहाँ पे ऐसे, है कि नहीं, तो यहाँ पर रेडियस का केस आ गया, क्या आ गया, रेडियस का केस, यस सुनो, तो बॉडी इसमें रखी हुई है, तो बॉडी का क्या करेगा, m मास है तो इधर क्या लगेगा,
mg ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और रेडियस तो हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे कि तुम्हारा जो बॉडी है, रोल वाला बॉडी है, उसका रेडियस कितना है सेंटर से, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी कम तुम्हारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी नहीं। तुम खुद अगर साइकिल का टायर बहुत बड़ा कर लो, फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, मजा आएगा चलाने में, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो रेडियस कम हो जाएगा तो तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, ज़्यादा होगा, और रेडियस कम होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है ना। चलो ये तो फॉर्मूला था। अब एक बात याद रखना है ना, एग्जाम में देखने को मिलता है, देखो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन और ये रोलिंग फ्रिक्शन है ना, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो या एफ बोलो, बात एक ही है। ऐसे म्यू एस, म्यू के और ये म्यू आर। अभी मैं बताया था आपको कि जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल अपॉन रेडियस के। जब प्रोपोर्शनल साइन को तुम हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा ना, इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू आर। रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू आर होगा, ठीक है। तो याद रखना म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके बाद म्यू के की वैल्यू, उसके बाद म्यू आर की वैल्यू, ये रिलेशन याद रखना, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। समझता है, रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, याद रखना है चीज़, ठीक है। चलो ये तो बात कर लिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जहां पर ना ढेर सारा हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये टॉपिक। तो यहां पर हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखेंगे हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एकदम सिंपल देखो। चलो ये कोई सरफेस है भाई साहब, कोई सरफेस है ना, सरफेस है ना, फ्रिक्शन का केस पढ़ रहे हैं ना, तो बॉडी में रिलेटिव मोशन होना चाहिए या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी ना आएगा। चलो डायग्राम बना हुआ है, टेढ़ा लग बन रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर थोड़ा अच्छा बनाते हैं, है ना। ये सरफेस है। चलो बॉडी का मास मान लेते हैं, बॉडी का मास कितना है भाई, बॉडी का मास कितना है, m है। चलो बॉडी का मास m है, बॉडी पर हमने लगाया फोर्स, क्या लगाया बॉडी पर, फोर्स लगाया। m मास की बॉडी थी, m मास की बॉडी सरफेस पर रखी है कि नहीं रखी है, रखी है, रखी कि नहीं रखी है, रखी है। और एक बात बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन होती, क्या होती है, जस्ट अबाउट टू मोशन, जस्ट अबाउट टू मोशन। जब जस्ट अबाउट टू मोशन, अब जस्ट अबाउट टू मोशन का केस कब आता है, जस्ट अबाउट टू मोशन यानी कि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अप्लाइड। यस, तो जस्ट अबाउट टू मोशन का मतलब क्या, बॉडी मूवमेंट करना चाह रही है, बॉडी मूवमेंट करना चाह रही है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हल्का सा ज़्यादा फोर्स लगा दो, बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो, एफ लिमिटिंग इक्वल टू हो जाएगा एफ अप्लाइड फोर्स, होगा ना। तुमने 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया पीछे की ओर, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन लग गया, यानी कि दोनों अभी भी बैलेंस है, यानी बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन है। तो हम क्या बोलेंगे, आपके द्वारा लगाया गया अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू है लिमिटिंग फोर्स के। इसी कंडीशन को हम बोलते थे ना भाई, जस्ट अबाउट टू मोशन,
अब हल्का सा मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया, बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब का केस होता है, जस्ट अबाउट टू मोशन, सारा चीज बैलेंस है, बॉडी मोशन में आई है क्या, बस आ सकती है हल्का सा लगाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे भाई, बॉडी का नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर की ओर क्या लेंगे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन n, हो जाएगा, यस और नो। और बॉडी कैसे है भाई, जस्ट अबाउट टू मोशन में है कि नहीं, बोलो यस और नो। बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन है तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं होगा क्या, है ना। तुम्हारा अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फोर्स कैसा है, इक्वल है, यानी बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन है, बॉडी बैलेंस है, रेस्ट में है अभी, किसमें बॉडी, क्या है बॉडी, रेस्ट में। चलो ये नॉर्मल तुम्हारा कैसा फोर्स है भाई, नॉर्मल तुम्हारा CF है, यानी कि कांटेक्ट फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं है, बॉडी के कांटेक्ट में लग रही ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रही कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में। और नॉर्मल फोर्स भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट, जब बॉडी कांटेक्ट में होती है ना उसी को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं ना, तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स है। फोर्स वाले चैप्टर में हम सीखे ना, बेसिकली नहीं सीखे क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स में, और फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा भाई, ये भी कांटेक्ट फोर्स है ऊपर की ओर, ये लिमिटिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स इधर की ओर, तो दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो हम तो पढ़े थे ना वेक्टर चैप्टर, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, याद आया कुछ, आया ना याद, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, क्या हो जाएगा, इस वाला कांटेक्ट फोर्स, इस कांटेक्ट फोर्स का ये हो जाएगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, समझ पाए, जस्ट अबाउट टू मोशन। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और इन दोनों का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का जो बीच का जो एंगल होता है ना, बीच का जो एंगल थीटा, यही एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और एफ लिमिटिंग कांटेक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला भी बनाएंगे, बना लेते हैं, आसान है। तो तुम्हारा आर भी क्या है भाई, कांटेक्ट फोर्स होगा ना, अगर भाई तुम्हारा दोनों कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट भी कांटेक्ट फोर्स होगा, नहीं होगा क्या, होगा, समझ पाए, बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन है, फॉर्मूला बना लो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा भैया इसको शिफ्ट कर दूं क्या, एफ एल को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ना, हम पढ़े थे ना वेक्टर में, शिफ्ट कर दो, ये डायग्राम ऐसे, ठीक, इसको शिफ्ट कर दो ऐसे, जूम 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 जूम, शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ ना शिफ्ट। अगर ये एफ एल है तो ये भी क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन बनेगा भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, जिस भी एंगल की बात करते हो, तो एफ एल हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और बेस तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है भाई, बेस है कि नहीं है, एंगल, जिस एंगल की बात करते हो इस एंगल के सामने वाला हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है भाई, हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस। तो यही तो हमारा बेस है ना, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है क्या, तो यही नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या बन गया, बेस बन गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात बता दी आपने, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं भाई, क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नहीं होता क्या, होता है कि नहीं होता है, होता है, नॉर्मल ने नॉर्मल को मारा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला भाई, म्यू एस यह है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम क्या प्रूव कर दिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या ले लो, टेंजेंट ले लो, और यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। एंगल
एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये कब का केस है? जस्ट अबाउट टू मोशन ना, ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन के केस में था, तभी तो ये सारा चीज आया, क्या FL आया, फॉर्मूला लगाया ना। और बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन के केस में नहीं होती तो ये कर पाता क्या? मैं नहीं कर पाता। ये बॉडी काइनेटिक मोशन में आता तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता, तो कहाँ पर ये फॉर्मूला लगा पाता? मैं नहीं कर पाता। तो ये सारा केस जस्ट अबाउट टू मोशन का है, यानी बॉडी अभी भी रेस्ट में है। ठीक, चलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद रखना भाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या है? tan थीटा इक्वल टू म्यू वेस्ट, tan थीटा इक्वल टू म्यू वेस्ट, याद रखना भाई, tan थीटा इक्वल टू म्यू वेस्ट। ठीक ठीक, याद हो गया, याद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फ्रिक्शन चैप्टर का ना लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट। हमें सिर्फ करना प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल। चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज हिंदी में इसे कहते हैं विराम कोण। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसका स्पेशल नाम है हमारे विराम कोण। विराम यानी कि रुका हुआ, विराम यानी कि रुका हुआ होगा बॉडी, तो जो एंगल बना देगा वही रुका हुआ एंगल। अब देखो बॉडी रेस्ट में बोल रही है, बॉडी रेस्ट में, विराम यानी कि बॉडी रेस्ट में, एंगल ऑफ रिपोज क्या बात है। ये भी केस कब आएगा? जब बॉडी क्या होगा? जस्ट अबाउट टू मोशन, जस्ट अबाउट टू मोशन, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का कंडीशन भी कब आता है? जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन होगा। यानी कि क्या समझी इसका मतलब? यानी कि F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा F लिमिटिंग के, नहीं होगा क्या? यानी कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है? रेस्ट में है, और उस टाइम जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। डायग्राम कैसे बनेगा समझ नहीं आ रहा, अभी अभी तो ऐसे सीखे थे। क्या अलग है इसमें? अलग है भाई थोड़ा सा, है ना। डायग्राम का चेंजेस है यहाँ पर, देखो क्या है डायग्राम का चेंजेस। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इंक्लाइन प्लेन। कैसे लेंगे हम? इंक्लाइन प्लेन लेंगे ना, जिसमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। भाई इधर बना रहा हूँ ना, ये कंपोनेंट बनाना मैं पहले सिखा दिया था ना। आज की वीडियो में हम नहीं सीखेंगे बनाना, है ना, बार बार वही नहीं करेंगे हम। जाकर प्रीवियस वीडियो को देख लो, कैसे कंपोनेंट हम बनाना सीखे थे, ठीक है ना। तिरछा बन जा रहा है बोर्ड में, क्या बात है, कुछ तो बात है। अब अच्छा बना 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 बना, ये बना। ये कैसा प्लेन है? नत समतल, इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, यहाँ पर एंगल थीटा, और कंपोनेंट बनाना हम पहले सीख चुके थे भाई। यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे ना 90 डिग्री का एंगल। ठीक, यहाँ पर बॉडी क्या है भाई? यहाँ पर कोई m मास का बॉडी रखा हुआ है ना, ये m मास का बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। चलो कंपोनेंट बना लेते हैं। चलो ये इधर वाला क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg साइन वाली थीटा। और ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है भाई? सरफेस का, इस सरफेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। देखो यार, ये सब के बारे में डिस्कस हम नहीं करने, पहले कर चुके थे ना हम। डायरेक्ट यहाँ पर डायग्राम गंदा नहीं करेंगे ना, पहले बहुत गंदा कर चुके हम लोग डायग्राम, ठीक है। और नीचे भी उसका मास एक्ट करता था, हमें पता था ना, mg, ठीक है। हम ना मास का क्या बनाया? कंपोनेंट बनाया कि नहीं बनाया? बनाए। चलो बना दिए। इधर जो फ्रिक्शन होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। बॉडी नीचे आना चाहती है, देखो बॉडी किधर गिरना चाहती है? बॉडी किधर गिरना चाह रही है? बॉडी नीचे में आना चाहती है, नीचे में। क्या बॉडी नीचे में आ रही है क्या? नहीं भाई, जस्ट अबाउट टू मोशन। mg साइन थीटा जितना है उतना लिमिटिंग फोर्स है, नहीं है क्या? यानी बॉडी मोशन में नहीं है। अगर हल्का सा फोर्स लगा दिया जाए, हल्का सा फोर्स लगा दूंगा यहाँ पर, हल्का सा, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, ठीक है। ठीक, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है भाई? बॉडी यदि जस्ट अबाउट टू मोशन में है, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स के इक्वल है,
तो उस टाइम जो भी एंगल है इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। यहां पर जो एंगल देख रहे हो यही क्या है तुम्हारे पास? एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब समझो भाई, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझो। अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है? जस्ट अबाउट टू मोशन, यानी बॉडी अभी भी रेस्ट में पड़ी है। अच्छा, मैं अगर बोल दिया ऐसे नॉर्मल समझो, मैं बोल दिया एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है। कितना है एंगल ऑफ रिपोज? कितना डिग्री है? चलो, क्या है एंगल ऑफ रिपोज? 30 डिग्री है। तो क्या बॉडी मोशन में आ गई क्या? नहीं भाई, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है जस्ट अबाउट टू मोशन। बॉडी मोशन में नहीं है, मोशन करने के लिए रेडी हो चुकी है लेकिन अभी भी रेस्ट में है। अगर मैं बोलूंगा भाई एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू ज्यादा हो गया, क्या हो गया? मैं अगर बोल दूंगा मेरे पास एंगल 50 डिग्री हो गया, क्या हो गया? 50 डिग्री। यानी कि ये वाली जो एंगल थी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि मेरा थीटा वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में है क्या? अब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में, बॉडी सच में मोशन कर रही है। बॉडी सोचो ना भाई, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब सिंपल इतना है, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब जितना एंगल ऑफ रिपोज है उस एंगल में बॉडी रेस्ट में रहेगा, जस्ट अबाउट टू मोशन में रहेगा। जैसे एंगल ऑफ रिपोज से कोई एंगल ज्यादा हो गया यानी बॉडी किस में आएगा? अब सोचो ये 30 डिग्री एंगल 50 डिग्री हो गया, यानी कि देखो यहाँ तक देखो, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है ऐसे। अभी देखो ये चौक क्या जस्ट अबाउट टू मोशन में एक इंक्लाइन प्लेन है कि नहीं? जस्ट अबाउट टू मोशन। और यहाँ पर जो एंगल बना है मान लेते 30 डिग्री, क्या बना है? एंगल ऑफ रिपोज कितना है? 30 डिग्री। तो बॉडी अभी मोशन में है क्या? नहीं। अभी बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन। जैसे एंगल को बढ़ाया एंगल को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, तो बॉडी किस में आ गया? मोशन में आ गया। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज से ये वाला एंगल ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहां पर हमें ये सीख मिली कि एंगल, और अगर गिवन एंगल ज्यादा होगा, गिवन एंगल ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी किस में आ जाएगा? मोशन में। उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा क्या? अच्छा, एक और केस अभी पढ़ेंगे यार, अभी नॉर्मल समझो। मान लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है और गिवन एंगल, कौन से एंगल? गिवन एंगल 20 डिग्री है। कितना डिग्री? गिवन एंगल भी चलो 30 मान लेते हैं। गिवन एंगल भी कितना मान लेते? 30 डिग्री। क्या बॉडी भाई मोशन, क्या बॉडी मोशन में आएगी क्या? एंगल ऑफ रिपोज और तुम्हारा गिवन एंगल दोनों क्या है? दोनों क्या है? इक्वल। यानी बॉडी अभी भी क्या है? बॉडी अभी भी जस्ट अबाउट टू, ठीक, बॉडी अभी भी क्या है? जस्ट अबाउट टू मोशन। चलो, अगर तुम्हारे द्वारा गिवन एंगल क्या हो गया? अगर गिवन एंगल 20 डिग्री है, गिवन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, यानी कि गिवन एंगल कम है एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी क्या मोशन, जस्ट अबाउट टू मोशन में रहेगा क्या? बॉडी अब जस्ट अबाउट टू मोशन में नहीं रहेगा, बॉडी अब रेस्ट में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि भाई ये कंडीशन 30 डिग्री है और ये क्या था? जस्ट अबाउट टू मोशन। एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, तो बॉडी जस्ट अबाउट टू, यहाँ हल्का सा अगर फ्लक्चुएट करूंगा एंगल को 30 डिग्री हल्का सा बढ़ा दूंगा, बॉडी मोशन में आएगा। और यहाँ पर बोल रहे कि तुम्हारा गिवन एंगल कितना है? 20 डिग्री, यानी कि जस्ट अबाउट टू मोशन के केस में 30 डिग्री इसको कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। अब बॉडी किस में आ गया होगा? अब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन खत्म। अब बॉडी पर हल्का भी फोर्स लगा दोगे तो मोशन में नहीं आने वाला, क्योंकि इस समय फ्रिक्शन काम कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या आंसर? तो अगर गिवन एंगल लेस देन है किससे? एंगल ऑफ रिपोज से, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा ये तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमारे पास नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है। तो याद रखना, इसका मतलब बहुत सारा न्यूमेरिकल देखने को मिलती है इस पर। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम क्या है भाई? ये डायग्राम जस्ट अबाउट टू मोशन का केस है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिपोज होगा। फॉर्मूला निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एन जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तुम्हारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स, अप्लाई किया गया फोर्स किसके इक्वल है? एफ लिमिटिंग के। बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में है ना? बराबर है ना? बॉडी अभी रेस्ट में है। ठीक, एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है भाई? हमें
म्यू एस इंटू एन होती है कि नहीं होती है? होती है। एफ लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस थीटा, यस और नो? एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, है ना? कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर देखो ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? एम जी कॉस थीटा के इक्वल है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रख दी हम एम जी कॉस थीटा। ऊपर वाला भी बैलेंस है, इधर वाला भी बैलेंस है, एकदम जस्ट अबाउट टू मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला? हमें मिला म्यू एस। क्या मिला? है ना, कॉस को इधर भेजेंगे, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ प्रीपोज। क्या है? एंगल ऑफ, आ लिखो, एंगल ऑफ प्रीपोज। तो एक बात बताओ यार भैया, आपने अभी अभी तो बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, और एंगल ऑफ प्रीपोज में वापस से आपने यही फॉर्मूला वापस से डिराइव कर दिया। दोनों फॉर्मूला तो सेम है, इसलिए सेम है दोनों फॉर्मूला, क्योंकि दोनों कहाँ पर निकाले गए हैं? जस्ट अबाउट टू मोशन। कहाँ पर? जस्ट अबाउट टू मोशन। तो याद रखना भाई, एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होगा? एंगल, ये क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिपोज के। याद रखना, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिपोज के। इक्वल है कि नहीं है? है ना? याद रखना ये बात। चलो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। निकाल लिए? निकाल लिए। चलो चलो कुछ कंडीशन लिख लो यहाँ पर। गिवन एंगल, क्या लिखो? गिवन एंगल। अभी जो हम बात किए थे ना हवा हवाई में, उसी को हम एक बार लिख लेते हैं ना, ठीक है ना? हवा हवाई बात करते हैं हम पहले, फिर यहाँ लिखते हैं। चलो, गिवन एंगल, गिवन एंगल यदि लेस है किससे? एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी किस में होगा? बॉडी किस में होगा? रेस्ट में। और इस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसके लिए नो फॉर्मूला। क्या है इसके लिए? नो फॉर्मूला, है कि नहीं है? है। अगर गिवन एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज की इक्वल हो गया तो इस टाइम बॉडी कैसे होगा? जस्ट अबाउट टू मोशन का केस में होगा। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है भाई, एफ लिमिटिंग इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन। इसके लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला भी है, ठीक है। चलो, ये कौन सा केस है हमारे पास? अगर तुम्हारा गिवन एंगल ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिपोज से, तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी किस में आ जाएगी? सच में मोशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रिलेटिव मोशन करने लगेगा, सरफेस पे फिसलने लगेगा तुम्हारी बॉडी। सरफेस पर कैसे निकलेगा? फिसलने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा ना, लगेगा, ठीक है। तो इस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला भी है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो यहाँ पर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर कर लिए। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल सवाल देखते हैं।